तो ये अब नॉइस खत्म हो गया आपको म्यूट करने से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं उसमें ये कोशिश की जाती है कि जो ऑक्सीजन है उसे कंप्लीटली रिड्यूस करके उससे वाटर बना लिया जाए, क्योंकि जो जब रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है उसके बाद फिर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो है वो दे आर हाईली रिएक्टिव, और उनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ROS कहते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड एनाइन है जिसको जो है वो O2 फिर उसके साथ एक डॉट लगा देंगे। हाइड्रो जो है वो परऑक्सिल रेडिकल है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये जो है ये भी, इसको भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में काउंट किया जाता है। हालांकि जो है इसका ऊपर जो है वो डॉट नहीं लगाया जाता, लेकिन यह उसके बाद हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं, हाइड्रोक्सी जिसे कहते हैं OH जो है। उसके बाद लिपिड्स के जो है वो परऑक्साइड रेडिकल्स होते हैं। फिर सिंगलेट ऑक्सीजन है वो भी फ्री रेडिकल है, NO है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो सिंगलेट ऑक्सीजन है दे आर नॉट फ्री रेडिकल्स इन ट्रू सेंस। ठीक है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम। ठीक है, अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिएक्शन चलता है। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं एंड डैमेज द टिश्यूज और टिश्यू डैमेज होता है। अब ज्यादा बन रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो सोर्स होता है कि वी नो दैट इन आवर बॉडी वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां से जो है एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और NADH और FADH वगैरह को जो है ATP में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वहां से लीक हो सकते हैं, एंड अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री जो है वो फ्री रेडिकल्स का काम करते हैं और रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड है या ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है बाय द एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, आपको पता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ेंगे, जब प्योरीन्स की डिग्रेडेशन होती है, प्योरीन्स डिग्रेड होकर यूरिक एसिड बनती हैं, तो उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसके अंदर एक मेजर जो एंजाइम होता है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होता है, जो कि 2 स्टेप्स को कैटलाइज कर रहा होता है, और ड्यूरिंग दैट रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो हमारे फेगोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो इम्यून सेल्स होते हैं, उनके पास एक एंजाइम होता है NADPH ऑक्सीडेज, और उसकी वजह से वो जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जनरेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। जब फेगोसाइट्स जो होते हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं, ये जब किसी चीज को इनकल्प कर लेते हैं तो इनके पास ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग सिस्टम होता है। ये NADPH ऑक्सीडेज की मदद से हाइड्रोजन परऑक्साइड बना के उस विदन दी जो है वो देयर साइटोप्लाज्म मॉलिक्यूल जो एन जो वो पैथोजन होता है उसको किल करते हुए जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो जनरेट करते हैं। दैट हाइड्रोजन परऑक्साइड वहां से लीक हो सकती है, और ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन जो है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए वो जनरेट करते हैं मैक्रोफेजेस, वहां से वो लीक होकर सराउंडिंग में टिश्यू डैमेज भी करती है। उसके बाद लिपिड परऑक्सीडेशन, जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं उनकी परऑक्सीडेशन से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उसके बाद परऑक्सीसोम्स के अंदर जो हमारे बॉडी के जो सेल है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं डिफरेंट, उसमें परऑक्सीसोम्स भी होते हैं।
ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वहां से भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस भी वो जनरेट होते हैं। उसके बाद आर्जिनिन से नाइट्रिक साइड जब बनता है तो उस नाइट्रिक साइड भी फ्री रेडिकल्स के तो एक्ट कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन और किलिंग ऑफ माइक्रोब से भी बनते हैं। उसके बाद इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हीम टू बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, जो है हीम को जब बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ हीम, आरबीसी जब ब्रेकडाउन होते हैं वहां से हीमोग्लोबिन जब निकाल के उसका हीम पोर्शन अलग करते हैं और ग्लोबिन चेन अलग करके जो हीम है उसको डिग्रेड करके अल्टीमेटली वो बिलीवर्डन के थ्रू बिलीरुबिन बनती है, उसके दौरान भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। उसके बाद ऑटो ऑक्सीडेशन जो मेटल आयंस वगैरह होते हैं वहां से भी जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो सकते हैं। ठीक है जी, जो these are the different sources of free radicals, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है वो काफी सारी चीजें होती हैं जो फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर रही होती हैं, जैसे कुछ जो है वो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म है, या जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, या फिर जो है वो लाइट रेडिएशंस हैं, उससे भी जो है वो फ्री रेडिकल जो है यूवी लाइट है या जो एक्स रेज हैं ये भी फ्री रेडिकल जनरेट करती हैं, ये एक्साइट कर देती हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। इस तरह सिगरेट स्मोक जो है वो भी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल जनरेट करता है। अल्कोहल जो है वो लिपिड पेरोक्सीडेशन को प्रमोट करके वो भी फ्री रेडिकल जनरेशन में प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। सो नंबर ऑफ वेज में फ्री रेडिकल जो है वो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो रेडिएशन, सिगरेट स्मोक है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से है, व्हाइट सेल्स जो है फेगोसाइटोसिस के दौरान है, यूवी लाइट है, ऑल दीस थिंग्स दे प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल जो है वो डीएनए को डैमेज करते हैं और बाकी मॉलिक्यूल जो हमारे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको डैमेज करते हैं। इन दिस वे फ्री रेडिकल जो है दे कैन डैमेज द टिश्यूज, ठीक है। अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने अलाउ की है शायद, अलाउ की हुई है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑटो शेयर भी सारी चीजें अलाउ की हैं। शानूर कह रहा आई हैव फेसिंग नेट प्रॉब्लम टुडे, एनीबॉडी रिकॉर्ड लेक्चर एंड देन शेयर। चलिए ठीक है, वो आप मुझसे भी ले सकते हैं, ये बाद में ले लेना, अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए होगी ना आप ले लेना, अगर किसी को ये, वैसे तो वो हम सिर्फ इसका वो क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी प्रेजेंटेशन भी आप ले लेना अगर आपको चाहिए होगी ना, कोई मसला नहीं है, ईमेल कर देना, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस, किलिंग के दौरान जो है दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, उससे वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। और वो फ्री रेडिकल्स जो है वहां से वो लीक हो सकते हैं, वो बाद में फ्री रेडिकल जो सोर्स है बॉडी का फ्री रेडिकल्स का उसके जो है अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल्स जो है डेफिनेटली इनके जो है बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया की किलिंग है बाय आवर इम्यून सेल्स, तो वो एक बेनिफिशियल एक्शन है कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो उनको पहचान लेते हैं और मैक्रोफेजेस उन बैक्टीरिया को खा जाते हैं, उनको अपने अंदर इंगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उनके अंदर एंजाइम होता है NADPH ऑक्सीडेज, उसकी वजह से वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करके उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। और इस जो बैक्टीरिया के अंदर ये NADPH ऑक्सीडेज की मदद से जो फ्री रेडिकल्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और इसको हम रेस्पिरेटरी बर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक माइक्रोबियल किलिंग का वे है मैक्रोफेजेस का, ये एक बेनिफिशियल यहाँ पे काम लिया जा रहा होता है फ्री रेडिकल से। लेकिन अगर फ्री रेडिकल ज्यादा बने और इन्फ्लेमेशन ज्यादा सीवियर हो, ज्यादा देर तक चलती रहे, तो वहां से जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं वो ना सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं बल्कि सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज करते हैं,
इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है इट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का यही मतलब है कि फ्री रेडिकल की जनरेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, हम इतने इनके बारे में इतने कॉन्शियस क्यों हैं, हम क्यों इतने इनके बारे में कंसर्न्स हैं, जबकि हमने देख लिया है कि फ्री रेडिकल क्या होता है और ये फ्री रेडिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, अब और इनके बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं, माइक्रोबियल किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इनके बारे में इतना कंसर्न क्यों है और मेडिसिन में, बायोकेमिस्ट्री में या बाद में पैथोलॉजी में या मेडिसिन में हम इनको क्यों डिस्कस करते हैं, क्या नुकसान हैं इनके, क्या डेंजरस हैं फैक्ट्स हैं इनके। तो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, डीएनए को, हर किसी को अफेक्ट करते हैं। कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, प्रोटीन्स पे इनके क्या इफेक्ट होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये प्रोटीन के अंदर जो सल्फाइड्रल ग्रुप्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह जैसे ये मिथियोनिन, सिस्टीन वगैरह अमीनो एसिड्स हैं इनको मॉडिफाई कर देते हैं। अमीनो एसिड के अंदर सल्फाइडल ग्रुप्स होते हैं, उन सल्फाइडल ग्रुप्स को फ्री रेडिकल्स ड्यू टू देयर एक्सट्रीम रिएक्टिविटी, उनके पास बहुत रिएक्टिविटी होती है और उनको होता है हमने किसी के साथ रिएक्ट करना है, एज अ रिजल्ट वो सर्टेन अमीनो एसिड्स को जो है वो चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो उससे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज चेंज रहती हैं, वो प्रोटीन अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती। तो इस तरह वो जो है वेरिएबल एक्सटेंट का डैमेज हो जाता है प्रोटीन का। इसी तरह ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ये जो फ्री रेडिकल्स है, प्रोटीन बाय फ्रेगमेंटेशन, क्रॉस लिंकिंग, उनकी एग्रीगेशन, क्योंकि वो सल्फाइड, इवन समटाइम ये भी हो सकता है कि जिसके साथ वो रिएक्ट करें वो खुद एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन के फर्दर आगे रिएक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल्स है ये लिपिड्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, पुफाज होते हैं, ठीक है, उनको ये डैमेज करते हैं, उनके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी डैमेज करते हैं। ये जो स्पेशली जो मोनोसैकराइड्स हैं जैसे ग्लूकोज है, उनके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं और उससे जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके दे कैन मेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीडाइड, तो ग्लूकोज को एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ठीक है, और इवन अगर जो है कुछ जैसे कि जो डायबिटिक्स होते हैं ना इनके ग्लूकोज के लेवल सीरम के अंदर हाई होते हैं, तो क्या होता है कि इनकी प्रोटीन जो है उनकी ग्लाइकिन जिनके साथ ग्लूकोज ने पहले से बाइंड किया हो उनको फ्री रेडिकल ज्यादा डैमेज करते हैं। ठीक है, ग्लाइक फ्री रेडिकल का ये मतलब है। डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज प्रोटीन के साथ कंबाइन कर लेता है, फिर वो जो प्रोटीन जिनकी ग्लाइकेशन होगी या दे आर मोर prone to damage by free radical. At the same time जो free radicals हैं they also damage the DNA, और डीएनए के अंदर जो स्टैंड्स हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, डीएनए की जो डैमेज करते हैं, और डीएनए का डैमेज तो बहुत डेंजरस होता है, उससे म्यूटेशन हो जाती हैं और म्यूटेशन जो है दे कैन हैव मेनी इफेक्ट्स इंक्लूडिंग यही म्यूटेशन जो है दे कैन कॉज द कैंसर। ठीक है, तो इस तरह फ्री रेडिकल्स हमारे जितने भी मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो एक तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर फ्री रेडिकल्स का जो है वो रोल है। ठीक है, कि हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन के अंदर इनका बेनिफिशियल रोल भी है कि एट
pathology that is the atherosclerosis, that is a disease of edema of the blood vessel. और atherosclerosis की जो पैथोजेनेसिस है उसकी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर जो ऑक्सीडाइज लाइपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ऑक्सीडाइज एलडीएल है, उसका बेसिक रोल होता है। और जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है वो कैसे बनता है, वो एक्शन ऑफ फ्री रेडिकल की वजह से बनता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट these free radicals, they have a role in the pathogenesis of atherosclerosis as well. At the same time, जो फ्री रेडिकल्स हैं जैसा कि हमने बात की, ये डीएनए को भी डैमेज करते हैं, ठीक है, एंड डीएनए को डैमेज करके दे कैन हैव, और डीएनए डैमेज जो है एक मेजर रीजन होती है, म्यूटेशंस और डीएनए डैमेज एक मेजर रीजन होती है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। तो इन दिस वे जो फ्री रेडिकल्स हैं कार्सिनोजेनेसिस के अंदर भी इनका एक मेजर रोल होता है, कैंसर प्रोडक्शन के अंदर जो है इनका एक मेजर रोल होता है बाय डूइंग द डीएनए डैमेज। ठीक है, कैसे होता है कि हमने मतलब उसकी डिटेल, बहुत सारे जीन्स होते हैं हमारे, एक कुछ जीन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्रिटिकल होते हैं क्योंकि वो सेल ग्रोथ, सेल साइकिल वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, एक जो है वो प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं। ठीक है, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे होते हैं और वो ट्यूमर प्रोडक्शन के प्रोसेस को सप्रेस करके रखते हैं। अगर उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए और वो साइलेंट हो जाए, एक्सप्रेशन खत्म हो जाए, तो दैट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। एट द सेम होते हैं कि नॉर्मली दे आर वेरी क्रिटिकल और वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं जो सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन के अंदर उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम्स वो साइलेंट भी होते हैं। उनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए और वो एक्टिव हो जाए या ज्यादा एक्टिव हो जाए तो उनको हम कहते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन बन गया। तो इस तरह म्यूटेशन जो है वो प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करके जो है can start the process of carcinogenesis. So in this way, damage to DNA by free radical can start the process of carcinogenesis. So free radicals जो है chronic long term exposure to free radicals can start the process of carcinogenesis. ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं। ठीक है, काफी सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, उनके अंदर भी फ्री रेडिकल जो है वो डैमेज करते हैं। ठीक है ना, इवन रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर ना होता है कि हम जो है अक्सर लोगों को ऑक्सीजन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट छोटी सी मैं आपको चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि या आप थर्ड ईयर से, आपका फोर्थ ईयर से वार्ड स्टार्ट हो गए तो आप वहां देखेंगे कुछ लोगों को ऑक्सीजन भी लगाई जाती है। वैसे कोरोना के अंदर हर बंदे को पता लग गया कि ऑक्सीजन भी कोई चीज होती है, ये भी लगाई जाती है। आप लोगों ने सुना है ना कि कोरोना सिलेंडर शॉर्ट हो गए थे, ये शॉर्ट हो गए, तो ऑक्सीजन जो है वो लगाई जाती है जो लोग जिनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी डिजीज की वजह से। ठीक है, स्पेशली लंग्स डिसऑर्डर्स में ही होता है। तो ऑक्सीजन जो है अगर 100% ऑक्सीजन भी लंबे टाइम तक लगाई जाए तो इससे भी फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि जब ऑक्सीजन लगाई जाए तो उसको भी एज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग के तौर पे लगाया जाए और डोज होती है उसकी। ठीक है ना, आप बुक पढ़ेंगे मेडिसिन के, वहां लिखा होगा कि ऑक्सीजन इज अ ड्रग, सो प्रिस्क्राइब इट इन विद प्रॉपर डोज। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर ऑक्सीजन लगे तो उससे भी फ्री रेडिकल बन जाते हैं, स्पेशली 100। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ऑक्सीजन थोड़े टाइम के लिए लगाई जाए। ठीक है ना, ये ना हो कि ज्यादातर देर के लिए अगर 100% ऑक्सीजन लगाएंगे उससे भी फ्री रेडिकल का जो लोड है वो बढ़ जाएगा। इस तरह एक डिसऑर्डर है जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ARDS, ठीक है ना, अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो उसके अंदर जो है जो उसकी पैथोजेनेसिस के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका रोल होता है। ठीक है, उसके बाद इवन डायबिटीज के अंदर भी फ्री रेडिकल्स का रोल होता है। ठीक है, ये जो हमारे पेंक्रियाज के अंदर जो है वो जो आइसलेट्स होते हैं, आप लैंगरहैंस, जहाँ बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर काफी अरसे तक, स्पेशली जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें देखा गया है कि उसमें जो क्या होता है कि बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं तो इंसुलिन नहीं बनती, उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो वो जो बीटा सेल का डैमेज है उसके अंदर वो डिफरेंट जो थ्योरीज हैं कि कैसे कैसे बीटा सेल डैमेज होता है, उसके अंदर एक काज फ्री रेडिकल्स भी हैं। फ्री रेडिकल्स अगर ज्यादा होंगे दे कैन काज डैमेज टू द बीटा सेल और उस तरह इंसुलिन नहीं बनेगी। कैटरेक्ट, ठीक है, आई का जो लेंस है उसका ओपेक हो जाना। वैसे हमारी आई का लेंस जो है वो क्लियर होता है इसलिए तो हमें नजर आता है, अगर वो ओपेक हो जाए तो नजर आना कम हो जाता है। तो कैटरेक्ट जो है
क्योंकि आई लेंस की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको ऑक्सीडाइज करके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे कैन हैव रोल इन जो है कैटरेक्ट फॉर्मेशन एज वेल। उसके बाद मेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, बिकॉज फ्री रेडिकल्स कैन अफेक्ट द स्पर्म मोटिलिटी, वायबिलिटी वगैरह को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एजिंग के अंदर फ्री रेडिकल्स का रोल होता है, एजिंग के अंदर, ठीक है ना, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एजिंग है उसके अंदर भी फ्री रेडिकल्स जो है वो ऑक्सीडाइज करके प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और डिफरेंट उनको जो है दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ एजिंग के अंदर भी रोल कर। उसके बाद काफी सारी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, लाइक अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, इनके अंदर भी फ्री रेडिकल्स का रोल होता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स जो है आपने देखा ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि फ्री रेडिकल्स बहुत सारी जो डिजीज हैं, जो बड़ी बड़ी डिजीज हैं, उनके अंदर जो फ्री रेडिकल्स का रोल है उनकी पैथोजेनेसिस के अंदर, और बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का बढ़ जाना। ठीक है, वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा कि फ्री रेडिकल्स जो है दे आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी जो है वो लीक हो रहे हैं। उसके बाद ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, जो नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन, उसके अंदर भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। उसके बाद जो है तो फ्री रेडिकल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो लिपिड परऑक्सीडेशन से भी बन रहे हैं, तो जहां भी ऑक्सीजन की पार्शियल रिडक्शन होगी तो उससे फ्री रेडिकल बन जाते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल्स को स्क्वेंजर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी आपका वो जो है लेक्चर भी होगा, उसमें वो कौन कौन से होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को स्क्वेंजर कर लेते हैं और फ्री रेडिकल्स के लेवल को खत्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाएं और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएं, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, तो इंक्रीज फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी they have role in many disorders like cardiovascular disease, कैंसर के अंदर, एजिंग के अंदर, आपने देखा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर, तो ये सारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अभी ना इसमें मीटिंग में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो अगर ये एंड हो जाएगी तो आपने इसी को दोबारा लॉग इन कर देना है। ठीक है, तो अब प्रेजेंटेशन वाला वो जो इशू था वो सॉल्व हो गया, हम प्रेजेंटेशन करें उसके बाद फिर दोबारा। तो बट आप ना ये मीटिंग एंड ही कर देंगे ना, बीच में वो हो जाए तो चले हम ये मीटिंग एंड करके दोबारा इसी से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिए। ओ ये स्क्रीन शेयर। Next slide, please. रेडिकल तब हम करते हैं जब
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से फ्री रेडिकल्स की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डैमेज ब्रेन को सारे ट्यूमर्स पैदा आर्ट इज इन कैन एजिंग भी की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है ना, अब आप ये फ्री रेडिकल्स तब डैमेज स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। फ्री रेडिकल्स का ज्यादा हो जाना ही ऑक्सीडेटिव कहते हैं। ठीक है, बाकी आप आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी मैंने कट फ्री लिया रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आर्थेरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस जब फ्री रेडिकल्स वेन्स और कैपिलरीज में वेन्स और आर्टरीज में जाते हैं तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। लिपिड पर ऑक्सीडेशन के रेट को अफेक्ट करने की वजह से लिपिड रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और लिपिड रेडिकल्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स और ब्लड वेसल्स के लिए। इसकी वजह से हार्ट डिजीजेस के चांस बढ़ जाता है, और लिपिड पर ऑक्सीडेशन का रेट ज्यादा होने की वजह से प्लेग जमना शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से आर्थेरियोस्क्लेरोसिस सिम्टम्स पैदा होते हैं। इसकी वजह से हार्ट डिजीजेस अगर हम इसको दोबारा स्लाइड में बताया ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस कि फ्री रेडिकल्स दे हैव रोल इन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे स्टार्ट होती है कि ये एक डिजीज है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस का इसलिए बता रहा हूँ, वैसे आप दोबारा पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम कहें कि सबसे बड़ी रीजन ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त डेथ हो रही है जिनकी, उसमें से जो सबसे बड़ी रीजन है उसके बिहान वो ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस बाद में आप पैथोलॉजी में डिटेल्स इसकी पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बहुत डिटेल्स अवेलेबल है, इसको बहुत रिसर्च हुई है। ठीक है, और क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है। ये किस जगह की पैथोलॉजी है? ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो 3 लेयर्स होती हैं, उनको हम जो है वो डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। आप पढ़ेंगे अभी एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में भी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्पेशली जो आर्टरीज हैं, उनकी वेन्स की भी हैं, लेकिन आर्टरीज की 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर है, फिर उसके बाद मिडल लेयर है जिसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। जो अंदर वाली ब्लड वेसल्स सबसे अंदर वाली लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, उसकी डिजीज है ये। इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है वो लिपिड ऑक्सीडेशन से होता है कि लाइपोप्रोटीन्स में स्पेशली जो एलडीएल होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड। जब एलडीएल घूम रहे होते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर अगर फ्री रेडिकल वहां पे जो है, वहां से फिर क्या होता है कि जो फोम सेल्स बनते हैं, मैक्रोफेजेस इस ऑक्सीडाइज एलडीएल को खा लेते हैं और वो फोम सेल्स बन के एंडोथेलियम के अंदर चले जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है ना, वहां पे अगर हम सिंपल कहें कि लिपिड वहां पे जम जाते हैं या स्टे कर जाते हैं, ऐसे नहीं होता। वहां पे पूरा एक प्रोसेस चलता है, एक्टिव जो प्रोसेस चल पड़ता है। इन सिंपल अगर किसी आम बंदे को समझाने के लिए तो हम कह सकते हैं कि खून में अगर चिकनाई की मिकदार ज्यादा होगी तो वो शरीयानियों में जम जाएगी, लेकिन वहां सिंपल लिपिड जाके जम नहीं जाते, बल्कि वहां एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन उसके अंदर फ्री रेडिकल्स जो है वो स्टार्टिंग काम करते हैं, शुरू काम यही करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी पैथोजेनेसिस ऑफ दिस एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें।
आपकी आवाज नहीं आ रही। एहसन, हेलो, आवाज आ रही है? शायद इसका ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट। चले आप आगे करेंगे इस तरह। नेट हो गया था। हाँ कंटिन्यू करो यहाँ से ये स्लाइड्स। फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह कैंसर भी प्रोड्यूस हो जाता है और म्यूटाजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस भी चलता है। फ्री रेडिकल्स डीएनए का स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स के क्रॉस लिंक्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, और जो है डीएनए में स्टीन की हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है और शुगर में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है और प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है और जो है और कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। फ्री रेडिकल्स की वजह से कार्टिलेज भी डैमेज हो जाता है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो होता है वो आइसोलेटेड प्रोटियोग्लाइकन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। HOCl रेडिकल कोलेजन को ब्रेक, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोटियोग्लाइकन्स की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है। इन सारे प्रोसेस की वजह से कार्टिलेज जो होती है वो वीकन हो जाती है और जो आर्टिकुलर और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ना, इसमें आप ये कहेंगे, ये जो अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि फ्री रेडिकल जो होते हैं ये कार्टिलेज डैमेज करते हैं, और जो हमारी जो जॉइंट्स होते हैं ना जहाँ पे, तो स्पेशली जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ जो बोन के एंड्स होते हैं ना जिनमें आपस में मिलना होता है, उनको ऊपर से कवर होते हैं। वो तो सिंपल बोन्स नहीं होती, बल्कि बोन्स के ऊपर हाइलन कार्टिलेज लगी होती है, ठीक है ना, ताकि बोन्स आपस में रब ना करें, फ्रिक्शन ना हो। रब करें तो फ्रिक्शन ना हो। साथ में साइनोवियल फ्लूइड भी होता है वहां पे, लेकिन बोनी सर्फेसिस जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस होती हैं बोन की, जब आप जॉइंट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एनाटॉमी में, दे आर कवर्ड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। एक डिजीज है ओस्टियोआर्थराइटिस, द मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज, बहुत ज्यादा कॉमन है, हर किसी के घर में इसके पेशेंट होते हैं, क्योंकि हर किसी को स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 40-60, डिपेंडिंग अपॉन आपके कैसा है लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स वगैरह पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है। तो उसकी पैथोजेनेसिस में ये होता है कि आर्टिकुलेटिंग जो कार्टिलेज होती है ना वो डैमेज हो जाती है। वो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बनी होती है जो है वो ग्लाइकेज, अमाइनो ग्लाइकेन, दोनों चीजों से, और वो जैसे कि आपने बताया कि वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजेनरेट करना शुरू हो जाती हैं, बोन्स डायरेक्टली वहां पर रब करती हैं, पेन होता है, स्वेटिंग होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पैथोजेनेसिस के अंदर भी फ्री रेडिकल्स का रोल है। नेक्स्ट करें। फ्री रेडिकल डैमेज के क्लिनिकल एक्सपेक्ट इस वजह से आते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल जो है प्रोटीन ब्रेक डाउन करवाता है, जिसकी वजह से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाती है और एंजाइम एक्टिविटी भी इंटरफेयर होती है। और जो फ्री रेडिकल जो है इस वजह से एजिंग का प्रोसेस भी होता है, और जो है फ्री रेडिकल्स जो है रिएक्ट करते हैं प्रोटीन्स के साथ, जिसकी वजह से कार्बन और मिथियोनिन सल्फर ऑक्साइड पैदा होता है। मिथियोनिन सल्फर ऑक्साइड हीट स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में इंटरफेयर करता है, और प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन ससेप्टिबिलिटी को इफेक्ट करता है।
जिसकी वजह से रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। और अगर एक पेशेंट्स में सिस्टिक फिब्रोसिस से लेकर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के स्पेक्ट्रम तक सारी चीजों में फ्री रेडिकल के डैमेज का रोल होता है और फ्री रेडिकल हार्म करते हैं। थैंक यू एहसन। एहसन ने बहुत अच्छा बताया कि फ्री रेडिकल कैसे डैमेज कर रहे होते हैं। तो अब आपको पता चल गया फर्स्ट ईयर के ये फ्री रेडिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। तो हमें हर कोशिश करके हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स के लेवल को कम रखना है। इसी तरह इनको कम करके ही हम जो है वो बहुत सारी डिजीज से के रिस्क को कम कर सकते हैं और स्पेशली एजिंग को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी आपका एक और भी शायद वो बाद में आएगा लेक्चर एंटीऑक्सीडेंट्स पे। वो जो फ्री रेडिकल्स को स्क्वेंजर करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को पकड़ के उनको खत्म कर देते हैं, वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हाँ हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डाइट्स के अंदर वो होते हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा होंगे तो फ्री रेडिकल्स कम हो जाएंगे। अब फ्री रेडिकल्स को कम करने के दो ही तरीके हैं, या तो फ्री रेडिकल्स कम बने, ठीक है, अब वो बन हमारी बॉडी के अंदर भी रहे हैं, एनवायरमेंट के अंदर भी बन रहे हैं, या अगर वो बन तो रहे हैं लेकिन उनको खत्म करने वाला जो सिस्टम है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर आपको अब क्वेश्चन आए कि फ्री रेडिकल्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेरे ख्याल में कि आपको मसला नहीं होगा उसको आंसर करने। या आपको ये पूछा जाए कि फ्री रेडिकल के सोर्सेज क्या हैं, तो आप आराम से बता देंगे। ठीक है, या अगर आपको ये पूछा जाए कि फ्री रेडिकल जो है वो व्हाट इज अ फ्री रेडिकल, तो ये एक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर सेगमेंट है दैट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। ठीक है, और ये कौन कौन से फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपको जैसे बताया कि जो है वो फ्री रेडिकल्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिंगलेट ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोक्सिल आयन है, फिर वो लिपिड्स के भी बन जाते हैं। तो डिफरेंट फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम तो नहीं स्टार्ट हो गया? सर ये लास्ट लेक्चर है। चलो ठीक है, फिर तो खैर है। हाँ पूछे, मुझे क्वेश्चन के लिए तो ये मीटिंग चल रही है, आप क्वेश्चन पूछें। हम्म हम्म एजिंग जो है ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और कैसे एजिंग के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, ये एक्टिव रिसर्च है और ये दुनिया का गोल है। कौन नहीं चाहता कि वो बहुत लंबे अरसे तक रहे और मरे ना, उसकी एजिंग भी ना हो, हर कोई चाहता है ना। इसलिए इस पे बहुत रिसर्च हो रही है कि वो कौन कौन से जीन्स हैं जिनका एजिंग में रोल है, फिर एनवायरनमेंट के अंदर क्या कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर कौन कौन से वो लाइफ स्टाइल हैं जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा है जो कि बायोकेमिस्ट्री के स्कोप से भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स और सारी चीजें आ जाएंगी, और इसमें सारी चीजों का रोल है, जीन्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, और ये फ्री रेडिकल्स भी हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप देखें ना, एजिंग एवरेज एज होती है पाकिस्तान के अंदर। हम जो एक एवरेज पाकिस्तानी की जो एज है, एवरेज एज इन पाकिस्तान जो है वो 63, 64, 65 है, जबकि आपको पता है जापान के अंदर एवरेज एज क्या है, 84, 85 है। तो इस तरह दुनिया के अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एजिंग है। ठीक है, तो उसके अंदर भी स्टडीज सारी जो है वो चल रही हैं, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें कि एजिंग के अंदर जिन चीजों के रोल हैं उनके अंदर इजीली वो चीज जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये जो है वो फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर कर लें थ्रू अवर लाइफस्टाइल, ठीक है, और थ्रू ये,
और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स को, जो ऑक्सीडेंट्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, इसको एनवायरनमेंट में कम कर लें तो एजिंग को फाइट किया जा सकता है। बाकी जहां तक जीन्स का और बाकी चीजों का तल्लुक है, उनको आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत रिसर्च हो रही है। जो बायोकेमिस्ट्री के उससे वो बहुत आगे, और हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्कोप से आगे निकल जाएगी। वो तो जेनेटिक्स के रिसर्च और वो सारे वो कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे लोग, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जीन का भी रोल होता है। आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज होती हैं उनके अंदर एवरेज एजिंग ज्यादा होती है, कुछ के अंदर कम होती है। फिर आपको कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती हैं वो भी डिफाइट करती हैं कि आपकी एज कितनी है। अगर आपको शुगर हो गया तो साथ में 2-3 डिजीज और भी हो गई है तो आपकी एजिंग कम हो जाए। फिर आपका लाइफस्टाइल जो, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वो भी आपकी एजिंग के अंदर इफेक्ट होता है। आपको वैसे मैं बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपके एजिंग को, अगर आप अपनी एज को बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें हमें अपना वेट मिनिमम रखना पड़ेगा और कैलोरी इनटेक कम करना पड़ेगा। ये तो रिसर्च से काफी हद तक प्रूव हो गया है कि डिक्रीज कैलोरी इनटेक, कम खाएंगे तो उम्र ज्यादा होगी। वजन आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। आप जितने भी फिट बंदों को जो ज्यादातर एज पे फिट हैं, आप उनको देख लें, उनके पीछे यही होता है लाइफस्टाइल। जेनेटिक्स का भी रोल होता है, लेकिन यू कैन नॉट चेंज योर जेनेटिक्स, वो तो आपको मिल गई है। आप क्या चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज इतनी ही जरूरी है जितना आपका खाना जरूरी है। खाना पीना अगर बंद कर दिया हुआ आपने तो आप एक्सरसाइज बंद कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट स्टॉप एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, आपके पास 24 घंटे होते हैं, अगर आप 24 घंटों में 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आपको कोई फायदा नहीं, कम से कम आधा घंटा तो निकाले, ठीक है। तो एक्सरसाइज, उसके बाद जो है वो फ्रूट्स, वो डाइट खाएं जिसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हों, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है। और ऐसी डाइट्स ना खाएं जिनसे फ्री रेडिकल्स बनने वाली है, ठीक है। और बाकी आप जो है इस तरह आप अपनी एजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी एजिंग का सारी पैथोजेनेसिस जो है और उसका जो स्कोप है वो तो सारी मेडिसिन से ही बाहर निकल जाएगा, वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है।